हेलो गाइस, लर्निफाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज़ में हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 6 का पहला पार्ट देखा था, जिसमें हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स एंड बायोम्स देखे थे। इस वीडियो में हम एक्वेटिक इकोसिस्टम्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम से हमारा मतलब है ऐसी प्लांट्स और एनिमल की कम्युनिटी जो वाटर में एग्जिस्ट करती हैं या वाटर के अराउंड एग्जिस्ट करती हैं। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले ब्रॉडली फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो हो गया हमारा, उसमें जैसे रिवर्स आ गई, लेक्स आ गए और पॉन्ड्स आ गए। और दूसरा कैटेगरी हमारा है मरीन इकोसिस्टम का, जिसमें हमारे ओशियंस आते हैं, एस्टोरीज आती हैं और मैंग्रोव्स आते हैं। तो ये हमारे दो मेजर क्लासिफिकेशन है एक्वेटिक इकोसिस्टम के। तो अब ये एक बार डिटेल में देखते हैं कि ये होते क्या हैं। तो जो हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर हमारा बेसिकली सैल्ट कंटेंट से डिसाइड होता है। मतलब किसी पानी में कितना सैल्ट कंटेंट पाया जाता है, उससे उसकी सैलिनिटी डिसाइड होती है। तो जो हमारा फ्रेश वाटर जिसको हम बोलते हैं, उसमें सैलिनिटी हमेशा 5 ppt से कम होगी। 5 ppt क्या है? 5 पार्ट पर थाउजेंड। तो मतलब अगर इससे कम सैलिनिटी किसी पानी में मिल रही है तो हम उस पानी को क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर पानी बोलते हैं। फिर इसमें भी जो हमारे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, दो टाइप के होते हैं कि वह रुका हुआ पानी है कि नदी वाला पानी है जो चल रहा है। तो जो रुका हुआ पानी है हम उसको बोलते हैं स्टैटिक या स्टिल वाटर इकोसिस्टम। जैसे इसमें पॉन्ड हो गया, पॉन्ड का पानी रुका होता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। फिर लेक हो गया, फिर स्वाम्प हो गया, है ना। सिमिलरली यहाँ पे जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो रनिंग वाटर का है, जिसको हम लोटिक भी बोलते हैं। तो लोटिक और लेंटिक का भी क्लासिफिकेशन है। यूजली लोटिक और लेंटिक के ही फॉर्म में पूछा जाता है। सो जो लोटिक वाला है हमारा वो रनिंग वाला है, और जो लेंटिक है वो हमारा स्टिल वाटर है। तो लोटिक के एग्जांपल कौन कौन से हैं? स्प्रिंग जैसे झरने हो गए, स्ट्रीम्स हो गई कोई नदी की, या नदी इटसेल्फ हो गई, है ना। तो ये फ्रेश वाटर में हमें दो क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं। फिर जो हमारा मरीन इकोसिस्टम है, इसकी सैलिनिटी कितनी होती है? कौन से वाटर को हम मरीन वाटर कहते हैं, है ना। तो ऐसे सारे पानी जिसमें 35 ppt या उससे ज़्यादा, 35 पार्ट पर थाउजेंड, 35 पार्ट पर थाउजेंड या उससे अगर ऊपर सैल्ट कंटेंट पाया जाता है अगर किसी पानी में, तो हम उस पानी को क्या बोलते हैं? मरीन या फिर सी वाटर बोलते हैं, समुद्र का पानी बोलते हैं। हमने सुना होगा खारा वाटर होता है ना, लेकिन उसका ये क्लासिफिकेशन है। अ- अब ये हमने 5 के पहले वाला तो देख लिया कि ये होता है 5 से पहले वाला फ्रेश वाटर, है ना। अगर 5 ppt से कम सैल्ट है किसी पानी में तो उसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं। सिमिलरली अगर 35 है या उससे ज़्यादा है इधर वाला, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सी वाटर, सैल्ट वाटर बोलेंगे, ओशियन का वाटर बोलेंगे, है ना। लेकिन जो हमारे ये है बीच वाला पार्ट, जो 5 से 35 वाला पीपीटी में आता है रेंज, इसको हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश ब्रैकिश वाटर कहाँ कहाँ मिलता है हमको? इकोटोन्स में बेसिकली मिलता है। इकोटोन्स हमने पढ़ा था, दो इकोसिस्टम के बीच का जगह जो होता है ट्रांजिशन वाला, उसको हम क्या बोलते थे? इकोटोन। तो इकोटोन में यूजुअली पाया जाता है ब्रैकिश वाटर। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, एस्टोरी हो गया, सैल्ट मार्शेस हो गए, मैंग्रोव्स हो गए, मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गए। तो ये सारे हमारे इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हैं, है ना। तो ब्रैकिश वाटर यहाँ मिलता है। तो फ्रेश वाटर का क्लासिफिकेशन देख लिया हमने, ब्रैकिश वाटर का देख लिया और सी वाटर का देख लिया, जिसे हम मरीन इकोसिस्टम बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो ये एक पिक्चर में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि किस तरीके से वेटलैंड इकोसिस्टम होता है या फिर मरीन इकोसिस्टम होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ तक टेरेस्ट्रियल प्लेन है जहाँ से पानी शुरू नहीं हुआ है। तो इसके पहले के एरिया को हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लेन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पानी तो शुरू हो गया है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ज़मीन अभी है, मतलब सी बेड नहीं आई है एकदम यहाँ पे। तो एकदम टॉप से शुरू होते होते ये जो नीचे जाने वाला एरिया है, इसको हम बोलते हैं लिटोरल जोन। लिटोरल जोन का मतलब बेसिकली यही है, क्योंकि यहाँ पानी ऑलरेडी, मतलब मिट्टी के ऊपर पानी मिलता है हमको यहाँ पे, लेकिन वो सबमर्ज है, इसीलिए यहाँ पे हमको रूटेड वेजिटेशन मिलती है। मतलब यहाँ पानी के अंदर के पौधे मिलेंगे रूट वाले, जो ऐसे यहाँ पे लगे होते हैं। यहाँ पे फ्रॉग आपको दिख जाएगा, कछुआ दिख जाएगा, है ना, कुछ फिशेस की वैरायटीज़ भी दिख जाती हैं। तो सबमर्ज प्लांट हमको इस जोन में, लिटोरल जोन में देखने को मिलते हैं। ये जोन ख़त्म कहाँ पे होता है आपका जाके? जहाँ से आपका सी बेड शुरू हो जाता है एकदम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेजिटेशन क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ पे रूटेड कोई वेजिटेशन लगेगी इतना नीचे
सन की लाइट आ नहीं पाती, उस कारण से ये सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इस जोन में कौन से आपको प्राइमरी प्रोड्यूसर मिलेंगे? फाइटोप्लैंक्टन, जो ये फ्लोट करते रहते हैं। तो ये इस पानी को, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? लिम्नेटिक जोन। जो ओपन वाटर का एरिया है, मतलब ऑलमोस्ट सारा एरिया, उसको हम बोलते हैं लिम्नेटिक जोन। यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स मिलेंगे जो बेस बनाते हैं फूड चेन का। इसमें भी यूफोटिक जोन है, ऐसा जोन जहाँ तक लाइट आ रही है ना। यूफोटिक जोन में आपको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मिल जाएंगे, स्मॉल फिश मिल जाएगी जो फाइटोप्लैंक्टन्स को खा रही है, या फिर और कुछ ऐसे मिल जाएंगे। फिर जू प्लैंक्टन्स भी मिल जाएंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर यहाँ पे। इसके बाद नीचे प्रोफंडल जोन होता है एक, जहाँ पे सूरज की लाइट नहीं पहुँचती है ना। इस जोन में क्योंकि प्लांट्स एक भी आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पे लाइट ही नहीं पहुँच रही है, तो कोई प्लांट सर्वाइव कर नहीं पाएगा। सो इस एरिया में सिर्फ आपको बड़े बड़े हेट्रोट्रॉप्स ही मिलेंगे। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब ये फिशेस को की कोई वैरायटी हो सकती है, डीप वाटर में मिले, मतलब यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स नहीं मिलते। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। फिर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को देख लेते हैं, कुछ कुछ जो हमारे अलग अलग जोन्स में पाए जाते हैं। तो पहला है हमारा न्यूस्टॉन। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? हमको एयर वाटर के इंटरफेस पे। तो मतलब जैसे पानी की ये सरफेस है, अगर मान लीजिए, तो यहाँ पे अगर कोई प्लांट तैर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूस्टॉन है ये। फिर इसके बाद है पेरीफाइटन। तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं? जो हमारे प्लांट्स होते हैं वाटर के अंदर, उनकी स्टेम्स या फिर लीव्स में आपको देखने को मिलेगा पेरीफाइटन, राइट। इसका एग्जांपल कैसे है? सेसाइल एल्गी। फिर इसके बाद है प्लैंकटन। तो प्लैंकटन हमने देखा था, फाइटोप्लैंक्टन जो हम बोल रहे थे, ये माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बेस का फॉर्म करते हैं, किसका? फूड चेन का। मतलब फूड चेन यूजली यहीं से शुरू होती है, डीप सी वाटर में। तो इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? एल्गी है, डायटम्स है, प्रोटोजोन्स है ना। फिर प्लैंकटन में एनिमल्स भी आते हैं, जैसे क्रस्टेशियंस हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए। ये यूजुअली सारे छोटे छोटे हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं या बहुत ही स्मॉल होते हैं, इसीलिए ये बेस का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं, इनमें लोकोमोटरी पावर नहीं होती या लिमिटेड होती है, तो ज़्यादा एरिया तक मूवमेंट नहीं कर पाते। इसीलिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट किस में होता है? करंट जो हमारे सी में चलते रहते हैं उस पर डिपेंड होता है। करंट क्या बोलते हैं? बेसिकली आप कह लीजिए फ्लोइंग वाटर कह लीजिए, समुद्र के अंदर एक रैंडम पैटर्न में बहता रहता है पानी, उसे हम करंट बोलते हैं। जोग्राफी में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है वो नेक्टॉन का है। ये ऐसा ग्रुप है, इसको हम पावरफुल स्विमर्स कहते हैं, जो कि ओशियन करंट को ओवरकम कर सकें। मतलब अगर पानी की, ओशियन करंट की डायरेक्शन इधर है, तो वो इतने पावरफुल स्विमिंग कर सकते हैं कि वो इधर भी जाके जा सकें। ऐसे सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं इनको हम बोलेंगे नेक्टॉन। फिर बेंथोज, ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो बॉटम ऑफ वाटर मास में मिलते हैं, जैसे कि जहाँ पे लाइट्स नहीं आती। यूजुअली हमारे ओशियंस अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है कम्प्लीटली, तो बेंथोस के न्यू न्यू टाइप हमको यूजुअली मिलते रहते हैं। जैसे जैसे साइंटिस्ट नए नए हाइट डेप्थ में जा रहे हैं, उसी तरीके से उसी के साथ साथ नए नए ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी होती रहती है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी को लिमिट करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में? तो पहला हमारा है सनलाइट। सनलाइट एक बहुत ह्यूज रोल प्ले करती है कि कितने लेवल तक सनलाइट जा रही है, उस लेवल तक हमारे जोन्स का फॉर्मेशन होता है। ऐसे जोन्स जहाँ पे हमारे फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं, और ऐसे जोन जहाँ पे हमारे सिर्फ हेट्रोट्रॉप्स पाए जाते हैं, राइट। तो ये जिस जिस लेवल तक, जैसे सनलाइट है, अगर यहाँ पे आप समझिए ये समुद्र है, तो ऐसे सनलाइट आ रही है, तो एक लेवल तक तो ये जाएगी, तो इस लेवल तक आपको फाइटोप्लैंक्टन्स मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पे वेजिटेशन जो हम कह सकते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का फूड मिलेगा। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी इस एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही है, तो उस एरिया में ऐसे कोई प्लांट्स हमको देखने को नहीं मिलेंगे। तो उस केस में सिर्फ यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? हेट्रोट्रॉप्स, ट्रोट्रॉप्स। इसी तरीके से जो टर्बिडिटी होती है किसी भी वाटर की, टर्बिडिटी मतलब उसमें कितना क्लियर है उसका पानी की नहीं है, तो वो भी एक डिटरमाइन करता है कि कितने लेवल तक नीचे लाइट जाएगी। तो ऐसा सारा एरिया जहाँ तक लाइट पहुँचती है उसको हम कौन सा एरिया बोलते हैं? फोटिक जोन। और उसके बाद का एरिया जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती उसको हम बोलते हैं ए फोटिक जोन।
तो फोटिक जोन कहाँ तक रहेगा? सरफेस और सरफेस है जो हमारे सी की या ओशियन की, वहाँ से लेकर उस एरिया तक जहाँ 1% भी लाइट पहुँच रही है। मतलब सपोज़ करिए कि अगर ये एरिया है, यहाँ पे सिर्फ 1% ऊपर से लाइट आ पा रही है, तो ये भी फोटिक जोन का पार्ट है। लेकिन जब उससे नीचे गिरेगा तो यहाँ से फोटिक जोन ख़त्म हो जाता है। तो इट एक्सटेंड फ्रॉम वाटर सरफेस डाउन वेयर लाइट लेवल इज़ 1% टू दैट ऑफ सरफेस। तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जितनी होती हैं इसी जोन में होती है, फोटिक जोन में। इसके बाद हमारा एफोटिक जोन होता है। एफोटिक जोन ऐसा जोन है जहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, इसको हम प्रोफंडल जोन भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हेट्रोट्रॉप्स आपको देखने को मिलेंगे। यूजुअली ये बॉटम ऑफ द लेक होता है या बॉटम ऑफ ओशियन में ऐसा देखने को एफोटिक जोन मिलता है। अब हम आगे चलते हैं। फिर दूसरा हमारा जो लिमिटिंग फैक्टर है वो है डिज़ोल्व ऑक्सीजन। तो कितनी डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो भी बहुत ह्यूज रोल प्ले करती है हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो यूजुअली जो हमारा समुद्र का पानी होता है वहाँ पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन मिलती है ऑक्सीजन की डिज़ोल्व? मतलब आपको पता होगा कि जो पानी है हमारा सी वाटर, उसमें ऑक्सीजन डिज़ोल्व रहती है, जिससे जो हमारे फिशेस हैं उसी डिज़ोल्व ऑक्सीजन को अपने गिल्स के थ्रू ले लेती हैं और यूज़ कर लेती हैं। तो यूजुअली कितना रहता है? 10 पार्ट्स पर मिलियन बाई वेट। तो इतनी अमाउंट में डिज़ोल्व रहती है। इसकी क्वांटिटी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। जो हमारी एटमॉस्फेयर में हवा के फॉर्म में ऑक्सीजन है, उससे 150 गुना कम कह लीजिए हमारी वाटर में देखने को मिलती है। तो ये ऑक्सीजन डिज़ोल्व कैसे होती है पानी में? ये बेसिकली सरफेस से डिज़ोल्व हो जाती है कुछ मिलते मिलते। कुछ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो इसके अंदर प्लांट्स हैं उनकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के कारण मिल जाती है। और इसी तरीके से निकलती भी ऐसे ही है, एयर वाटर इंटरफेस से निकलती भी जाती है। रेस्पिरेशन जो वहाँ पे फिशेस हैं या फिर और भी जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके रेस्पिरेशन से निकलती है। या फिर कोई डिकम्पोजिशन हो रहा है नीचे, मान लीजिए कोई फिश मर गई, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है पानी के अंदर, तो उससे भी जो ऑक्सीजन है वो लॉस्ट होती है, क्योंकि जितने डिकम्पोजर हैं वो ले लेंगे ऑक्सीजन, तो इससे भी कम होगी। तो इसीलिए ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो एक ह्यूज रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे एक फिनोमेना है जिसे हम बोलते हैं विंटर किल। तो विंटर किल में बेसिकली होता क्या है? अगर सपोज़ करिए एक छोटा सा पॉन्ड है किसी हिली एरिया में या फिर कोल्डर एरिया में जहाँ पे आइस मिलती है या फिर बर्फ़ मिलती है हमको देखने को। तो यूजुअली जब पानी पिघला रहेगा तो उस एरिया में लाइट भी जाती रहेगी, है ना, उस पॉन्ड के नीचे, और यहाँ पे प्लांट्स भी मिलेंगे आपको और फिशेस भी मिलेंगी अच्छे से सर्वाइव करते हुए। बट सपोज़ करिए विंटर्स में जब ये आइस जम जाती है तो उससे होता क्या है? हमारी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन डिज़ोल्व नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि आइस की लेयर आ गई है, पानी में डिज़ोल्व अब नहीं हो पाती डायरेक्ट। सिमिलरली जो प्लांट्स इसके नीचे हैं उनकी फोटोसिंथेसिस भी रुक जाती है। क्यों? क्योंकि लाइट भी नीचे नहीं आ पा रही है। तो हो क्या रहा है कि फोटोसिंथेसिस तो रुक गई जिससे ऑक्सीजन ऐड होती थी, लेकिन रेस्पिरेशन चालू है, रेस्पिरेशन प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी। तो इसमें O2 यूज़ हो रही है डिज़ोल्व वाली। तो उससे होगा क्या? एक पॉइंट आएगा जहाँ पे डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो होती है डिप्लीट हो जाएगी पूरी। तो उससे उससे क्या होगा कि जो फिशेस होंगी उस पॉइंट की ख़त्म हो जाएंगी, डेथ हो जाएगी फिशेस की। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? विंटर किल। विंटर किल आप समझ गए होंगे, क्योंकि बर्फ़ बनने की वजह से विंटर्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पॉन्ड्स में या छोटी बॉडीज़ में। इसी कारण फ़िश जो है हमारी उनकी डेथ हो जाती है। जब अगली बार ये जब पिघलती है यहाँ की बर्फ़, तो वो फिर फिशेस हमको मरी देखने को मिलती हैं। फिर ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी डिज़ोल्व ऑक्सीजन को खतरा है पानी में। कैसे? क्योंकि जो हमारा वार्म वाटर होता है उसमें कम कैपेसिटी होती है सॉल्यूबल ऑक्सीजन को होल्ड करने की। इसीलिए क्या हो जाता है, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ा, उस कारण से डिज़ोल्व ऑक्सीजन में भी ह्यूज कमी देखने को मिलेगी, जो कि थ्रेट कर सकता है किसको? हमारी जो मरीन प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज़ हैं उनको। सिमिलरली वार्म वाटर होता है तो उसमें डिकम्पोजिशन वाली एक्टिविटी शुरू हो जाती है ज़्यादा, मतलब एनहेंस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कोल्डर वाटर। तो डिकम्पोजिशन होगा तो जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व है वो भी कंज्यूम होगा बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये पूरी प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो है टेम्परेचर का। क्योंकि जो हमारे समुद्र हैं वहाँ पे टेम्परेचर बहुत स्लोली चेंज होता है।
जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, समुद्र भी कह लीजिए या फिर हमारे जो बड़े बड़े पॉन्ड हैं, लेक हैं, उनमें भी टेम्परेचर बहुत स्लोली चेंज होता है। इसीलिए वहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं, उनमें बहुत नैरो टेम्परेचर की टॉलरेंस लिमिट होती है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा तुरंत तुरंत जो चेंज होते हैं उसको ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उस कारण से भी क्या होता है, अगर थोड़ी भी चेंज आता है वाटर के टेम्परेचर में, तो उससे सर्वाइवल जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उस पे खतरा आ जाता है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है नेचुरल इकोसिस्टम की सर्विसेज एंड गुड्स। तो जो हमारा ऑब्वियस है, जो इकोसिस्टम है, चाहे टेरेस्ट्रियल हो या फिर एक्वेटिक हो, उससे हमें बेनिफिट होता है। अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स हैं, जैसे कल्चरल बेनिफिट्स हो गए, टूरिज़्म रिक्रिएशन वाला, प्रोविजनिंग का भी होता है। प्रोविजनिंग मतलब वहाँ से हमें खाने को मिलता है, ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, जेनेटिक रिसोर्सेज मिलती हैं प्लांट्स की, मेडिसिनल हर्ब्स भी मिलती हैं, फिर जलाने के लिए लकड़ी और बायोमास भी मिलता है। इकोनॉमिक भी बेनिफिट्स है, जैसे क्रॉप्स है, रॉ मटेरियल्स को हम लेके बेच सकते हैं। फिर रेगुलेटिंग सेंस में भी बेनिफिट है, जैसे कार्बन ये कार्बन के सिंक के तौर पे काम करता है। यहाँ डिकम्पोजिशन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है एटमॉस्फेयर का, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होती है, क्लाइमेट स्टेबलाइजेशन के तौर पे काम करता है इकोसिस्टम, और जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट होते हैं उनको उनकी भी होने की प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करता है। सिमिलरली इकोलॉजिकली भी इनका इंपॉर्टेंस है, जैसे न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में, ब्रेक डाउन ऑफ पॉल्यूटेंट में, फ्लड प्रोटेक्शन में, और अलग अलग टाइप की इस तरीके की हमारी कई सर्विसेज हमको प्रोवाइड करता है हमारा इकोसिस्टम। अब हम आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटिफाइंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का वैल्यूएशन, इकोसिस्टम का वैल्यूएशन से मतलब क्या है? बेसिकली जितनी भी ये सर्विसेज हमको इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, या फिर जो इसका इम्पैक्ट है किसी ह्यूमन लाइफ में, उस सब को हम पैसे के तौर पे कैलकुलेट करें कि मतलब इकोसिस्टम से हमें कितना मॉनेटरी सेंस में बेनिफिट मिल रहा है। तो ये ज़रूरी किस लिए है, या ज़रूरत कब पड़ती है इसकी? बेसिक पॉलिसी मेकिंग में। सपोज़ करिए कोई फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को हटा के वहाँ पे आपको मेट्रो सिस्टम बनाना है, तो पहले आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि उस फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक सेंस में, वो कितनी कार्बन स्टोर करता है, कितने लोगों को हैबिटेट देता है, कौन कौन से स्पीशीज़ पाई जाती हैं वहाँ पे, कौन कौन से हार्मफुल केमिकल को एब्जॉर्व कर रहा है ना। इस तरीके का इकोनॉमिक कॉस्ट निकाल के हम कंपेयर करेंगे हमारे मेट्रो प्रोजेक्ट के बेनिफिट वाले सेक्शन से। तो इस तरीके से दोनों चीज़ को कंपेयर करके पॉलिसी मेकर्स को एक क्लियर आइडिया लगता है कि वी शुड गो थ्रू द प्लान और नॉट। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टीब के ऊपर, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। सो ये बेसिकली करंट अफेयर्स का टॉपिक था, इसीलिए इंक्लूड कर दिया है। इस पर एक क्वेश्चन आया था, अभी इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। टीब एक बेसिकली यूएनएपी की स्टडी थी, जो कि हमारे इंडियन इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट थे पवन सुखदेव, उनके द्वारा लीड की गई थी। इसके ऑब्जेक्टिव वही थे कि ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करना है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग के लिए, जो हमारे वैल्यूज़ हैं बायोडाइवर्सिटी के, इकोसिस्टम सर्विसेज के, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में आ सकें हर लेवल पे, जिससे हमें हमारा बायोडाइवर्सिटी का लॉस का इंपॉर्टेंस समझ में आए। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक मैटर में जब हमको कोई चीज़ सिखाई जाती है कि इतने रुपए का लॉस हो गया, तब हमको ज़्यादा एक क्लियर पिक्चर पता चलती है किसी चीज़ के बारे में। इसीलिए अब हम आगे चलते हैं। सो ये यही करंट अफेयर में क्वेश्चन आया था, इसीलिए वो टॉपिक इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, विथ रेफरेंस टू इनिशिएटिव कॉल्ड टीब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। तो इट इज़ अ इनिशिएटिव होस्टेड बाय यूएनईपी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो नहीं, सिर्फ यूएनईपी है यहाँ पे। फिर इट इज़ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकस ऑन ड्राइंग अटेंशन टू इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यस, इट्स प्रेजेंट एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स रिकॉग्नाइज, डिमॉन्स्ट्रेट, कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। यस, तो हमारे यहाँ पे 2 और 3 बस ऑप्शन होगा। यूजुअली 2 और 3 तो हमारे जर्नल स्टेटमेंट है, यहाँ पे स्पेसिफिक पूछा था, अगर आपको पता है तो पता है, अदरवाइज़ यहाँ पे आप नहीं कर सकते। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। सो बेसिकली इशू क्या था यहाँ पे कि जो हमारे हिमालयन स्टेट हैं, जो क्लाइमेटिकली ज़्यादा वल्नरेबल पोजीशंस में हैं, वो एक ग्रीन बोनस की डिमांड कर रहे थे हमेशा से। क्यों? क्योंकि वो बहुत ह्यूज इकोसिस्टम पाया जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए उनको उनका कहना था कि हमको एक ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। मेंटेन इन द सेंस का मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पे
इकोसिस्टम डाइवर्स इकोसिस्टम पाए जाते हैं, तो यहाँ पे डेवलपमेंट स्लो कर दी जाती है या फिर नहीं की जाती। तो इसी उसी डेवलपमेंट से जो लॉस होता है डेवलपमेंट ना होने की वजह से, उस स्टेट को उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए ग्रीन बोनस का कॉन्सेप्ट आया था। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। मतलब ये जो एक्स्ट्रा फंड मिलता है इस चीज़ के लिए। तो ये हमारा जो फाइनेंस कमीशन था वो इस टाइप के इंसेंटिव दे भी रहा था फॉरेस्ट कवर के बेसिस पे, कि कितना किस स्टेट का फॉरेस्ट कवर है उस बेसिस पे। तो ये एक नया इशू बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से 13th फाइनेंस कमीशन में 5,000 करोड़ एलोकेट हुआ था। किस किस टॉपिक पे, फॉरेस्ट कवर और कैनोपी डेंसिटी पे। फिर सिमिलरली 4th फाइनेंस कमीशन में भी फॉरेस्ट कवर के तौर पे दिया गया था। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल सर्विसेज ऑफर्ड बाय हिमालयन स्टेट्स। तो हिमालयन स्टेट्स आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर से ऐसे नीचे आते आते पूरा ये नॉर्थ ईस्ट तक जाता है। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट दिया हुआ है कि जो हमारे हिमालयन स्टेट हैं उनका जियोग्राफिकल एरिया ऑलमोस्ट 41.5% कवर्ड है किसमें, फॉरेस्ट में। जो हमारे थर्ड ऑफ द कंट्रीज फॉरेस्ट कवर है, मतलब 1/3 फॉरेस्ट कवर है, ये इन स्टेट्स में मिलता है हमको देखने को। फिर टोटल जो वैल्यू है फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज की, यहाँ पे 94,300 करोड़ है ऑलमोस्ट पर ईयर। हिमालयाज़ जो है हमारे मेजर कार्बन सिंक भी है इंडिया में। हिमालयाज़ के जो फॉरेस्ट हैं वो सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम वर्ल्ड यंगेस्ट माउंटेन रेंज। और सिमिलरली यहाँ से 1,200 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर फ्लो करता है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं अलग अलग हिमालयन स्टेट्स के बारे में इन जनरल। कभी आंसर राइटिंग में यूज़ करना हो तो यूज़ कर सकते हैं कि हिमालयन स्टेट्स का क्या रेलेवेंस है। फिर ग्लोबल सिनेरियो क्या है वो देख लेते हैं। तो ये जो मॉनेटरी वैल्यू अटैच करना किसी इकोसिस्टम की सर्विसेज को, ये जो नया ट्रेंड है ये पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है। अब 2010 में जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी सीबीडी की, जिसे हम बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नागोया में हुई थी। इसमें भी जो इन्वायरमेंटल गुड्स थे उनको नेशनल अकाउंट्स का पार्ट समझा था मॉनेटरी वैल्यू के सेंस में। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये पूरे वर्ल्ड में प्रेवलेंस में है। फिर एक अमेज़न फंड भी बना है वर्ल्ड में अमेज़न फॉरेस्ट के लिए। इसको बनाया किसने है, नॉर्वे ने और जर्मनी ने मिलके। इसको मैनेज कौन करता है, ब्राज़ीलियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये बेसिकली बनाया इसलिए गया था ताकि और भी कंट्रीज इस पे कंट्रीब्यूट करें ताकि हम लोग अमेज़न फॉरेस्ट को बचा सकें। अमेज़न फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत न्यूज़ में भी रहता है, क्योंकि वहाँ करप्शन है और वो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं करप्शन की वजह से। इसीलिए बार बार वो न्यूज़ में आता रहता है। सिमिलरली कॉन्सेप्ट हैं जैसे नए ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, ग्रीन जीडीपी के कॉन्सेप्ट। जो हमारा ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट है उसका सिंपली मतलब है किसी भी एरिया के जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उनको बायोफिजिकल वैल्यू और मॉनेटरी वैल्यू के सेंस में नापा जाए। ये वन ऑफ द कंपोनेंट है किसका, ग्रीन जीडीपी का हमारे। तो ग्रीन जीडीपी उस ग्रोथ की, हमारे जो कंट्री की ग्रोथ है उसके जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं उसको फैक्टर करके जो जीडीपी निकलता है उसको हम बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। सपोज़ करिए हमने यहाँ पे 1 ट्रिलियन डॉलर की ग्रोथ करी थी, लेकिन उसमें से फिर हमने $200 का इकोसिस्टम लॉस कर दिया उस ग्रोथ में। तो इस तरीके से जो माइनस करके इसमें अमाउंट आएगा वो हमारा ग्रीन जीडीपी उसमें निकलेगा। सिमिलरली भूटान में आपको पता होगा कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यूज़ किया जाता है जीडीपी की जगह पे। भूटान में बेसिकली इन लोग अपनी ग्रोथ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के फॉर्म में नापते हैं। तो यहाँ पे आप ग्रीन जीडीपी का नीचे फॉर्मूला देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। फिर एक हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है सी ग्रास का। जो हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें सी ग्रास बहुत जगह पाई जाती हैं, और सी ग्रास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत ही वाइड यूज़ है, फ्रॉम मेडिसिनल यूज़ टू इन्वायरमेंटल यूज़, बहुत ह्यूज है। कमर्शियली भी बहुत वाइबल है सी ग्रास। तो अब इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो सी ग्रास बेसिकली एक ग्रास नहीं है, ये एक्वेटिक फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं अलग अलग टाइप के, जो कि कहाँ मिलते हैं हमको,
बहुत गहरे पानी में नहीं मिलेंगे, ये हमको कहाँ, जो हमारा ये ऐसे थोड़ी सी डूबा हुआ पानी होता है ना, वहाँ देखने को मिलेंगे। ब्रैकिश वाटर जो हमारे हो गए, शैलो वाटर, शैल्टी वाटर है ना। कौन से एरिया में मिलते हैं? ट्रॉपिक्स टू आर्कटिक सर्कल में देखने को मिलते हैं। सी ग्रास इंडिया के अ, पूरे कोस्ट में भी देखने को मिलते हैं। पल्क स्ट्रेट और गल्फ और मन्नार में सबसे ज़्यादा फेमस है। वे इम्पोर्टेंस क्या है सी ग्रास की? इनको इकोसिस्टम इंजीनियर्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे ये उगते हैं उस एरिया की ये जल्दी से इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज कर देते हैं। जैसे वहाँ पे नई स्पीशीज़ आने लगती हैं खाने उसको, है ना। उसके साथ नए और स्पीशीज़ आ जाते हैं, वो एरिया और डाइवर्स प्लांट से भर जाता है। तो ये सी ग्रास को इसीलिए इकोसिस्टम इंजीनियर कहा जाता है। एक डुगोंग है जिसे हम सी काऊ बोलते हैं, इसका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन स्टेटस वल्नरेबल है। ये हर्बीवोरस मरीन मैमल है ना। तो ये सिर्फ घास ही खाता है, ये सी ग्रास ही को सिर्फ खाता है। इसीलिए अगर सी ग्रास थ्रेट में आएगी तो इसका भी फूड थ्रेट में आएगा और ये भी खुद थ्रेट में आ जाएगा। सिमिलरली सी ग्रास जो है हमारी, वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी स्टोर करती हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो सी ग्रास की स्टोरिंग कैपेसिटी है CO2 की, वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है एज़ कम्पेयर टू फॉरेस्ट। किसी भी रेन फॉरेस्ट में अगर सपोज करिए 1 एकड़ में सी ग्रास लगी है और 1 एकड़ में रेन फॉरेस्ट है, तो इसकी जो CO2 की कैपेसिटी होगी लेने की, वो 3 टाइम्स होगी एज़ कम्पेयर टू रेन फॉरेस्ट। सिमिलरली वाटर क्वालिटी एनहेंस करते हैं, और भी ऐसे पॉइंट आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है UPSC प्रीलिम्स 2015 का। विथ रेफरेंस टू डुगोंग मैमल फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो पहली स्टेटमेंट हमारी है इट इज़ हर्बीवोर मरीन एनिमल, तो ये ट्रू है, अभी हमने देखा था। इट इज़ फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, तो ये अभी हमें नहीं मालूम, इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। फिर है इट इज़ गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो अभी हमने देखा था इसका वल्नरेबल स्टेटस है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए ये वाली जो स्टेटमेंट है, इट इज़ फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, तो ये एंटायर कोस्ट, ये जो वर्ड है ये प्रॉब्लमेटिक है। मतलब हर जगह ये फाउंड नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ है, अगर पूरा कोस्ट जो बहुत बड़ा है इंडिया का ऐसे, तो पूरे में तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है इसी वजह से। ऊपर से इनको खाने के लिए क्या चाहिए? सी ग्रास, तो सी ग्रास की कॉन्सेंट्रेशन जहाँ जहाँ पे होगी वहाँ वहाँ पे ये देखने को आपको मिलेंगे। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि थ्रेट्स कौन कौन से फेस किए जाते हैं सी ग्रास के द्वारा। तो नेचुरल कौन कौन से थ्रेट्स हैं हमारे? ग्रेजिंग हो गया, यही डुगोंग के द्वारा। फिर स्टॉर्म्स हो गए या डेसिकेशन हो गया, तो मतलब नेचुरली कोई स्टॉर्म आया है तो उससे भी हो सकता है कि जो हमारी सी ग्रास है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। फिर ह्यूमन डिस्टर्बेंस भी हैं, जैसे यूट्रोफिकेशन है, मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट है, या ओवर फिशिंग है। तो ओवर फिशिंग में भी क्या होता है कि बहुत सारी ऐसे लाइन डाली जाती है जिससे फंस के बहुत सारे प्लांट्स टूट जाते हैं। फिर मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन भी, जैसे कोई आप समुद्र में खनिज ढूंढ रहे हैं, खनिज मतलब मेटल ढूंढ रहे हैं, उस केस में भी बड़े बड़े ऐसे डिटेक्टर्स डाले जाते हैं जो सरफेस पे चलते रहते हैं सीधे सीधे सी बेड पे, तो ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और यूट्रोफिकेशन भी क्या है? यूट्रोफिकेशन का बेसिकली मतलब है एक्सेसिव इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट। तो जो हमारे जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हैं बेसिकली, जब ये डायरेक्टली वाटर बॉडीज से मिलते हैं, नदी नालों से होके, जो हमारे नाले हैं बेसिकली, गंदा पानी जो निकलता है उसमें न्यूट्रिएंट होता है ना। किसी ने डिटर्जेंट यूज़ किया है, किसी ने और केमिकल्स यूज़ किए हैं, वो सारा गंदा पानी निकल के कहाँ जा रहा है? वाटर बॉडीज़ में। तो उससे क्या हो रहा है कि न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो रहा है, जिसके कारण नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और भी अलग अलग जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं वो बहुत एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो एल्गल ब्लूम आता है, एल्गल ब्लूम, बेसिकली एल्गी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू सी ग्रास। तो इसीलिए जब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन एल्गी की हो जाएगी तो उस कंपैरिजन में जो सी ग्रासेस हैं उनको कंपटीशन मिलेगा, और जिससे उनको एक थ्रेट पैदा होगा। सिमिलरली जो एल्गी होती है वहाँ टर्बिडिटी भी बढ़ा देती है किसी भी एरिया की, है ना। एल्गी के कारण डिकम्पोजिशन भी होता है, जिसके कारण एनॉक्सिक कंडीशंस प्रोड्यूस होती हैं नीचे के पार्ट में। तो अलग अलग रीजंस हैं कि यूट्रोफिकेशन किस तरीके से थ्रेट पहुंचाता है सी ग्रास को। फिर इकोसिस्टम सर्विसेज बाय सीवीड। तो अब सीवीड क्या है?
बेसिकली सी ग्रास हमने देखा था कि इसमें आपको रूट मिल जाएगी, स्टेम मिल जाएगी, लीफ जाएगी, है ना, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं बेसिकली। और वहीं पे सी वीड जो होती है हमारी, वो एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज़ का नाम है। जो कैसी ग्रुप ऑफ स्पीसीज़, जो कि नॉन फ्लावरिंग है अपने नेचर में, जैसे यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं। ये इनमें फ्लावर्स नहीं आते, वहीं सी ग्रास ये है, इसमें फ्लावर्स भी आएंगे, स्टेम भी होगी, इनकी लीफ भी होती है सी ग्रासेस की। सीवीड लगता कहाँ पे है? शैलो वाटर्स में। शैलो वाटर मतलब जो ज़्यादा गहरे नहीं हो। सीवीड के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। एक तो या तो माइक्रोस्कोपिक हो सकती है ये, जिसे हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं, या तो बहुत जो एनॉर्मस भी हो सकती है, जैसे जाइंट केल्प हो गया। तो ये दो अलग अलग टाइप के सीवीड हैं, अलग अलग साइज़ के। अब हम आगे चलते हैं। तो कमर्शियल सिग्निफिकेंस क्या है सीवीड का? तो सीवीड जो हमारी होती है विटामिन मिनरल्स फाइबर्स में फुल होती है। इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। और सीवीड में कुछ कुछ सीवीड में कैंसर फाइटिंग एजेंट्स भी मिलते हैं, तो इसीलिए इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आजकल बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी सीवीड को यूज़ करते हैं, है ना। सिमिलरली सीवीड्स जो है हमारी, वो इफेक्टिव बाइंडिंग एजेंट्स हैं। तो बाइंडिंग एजेंट्स हैं, इसका मतलब ये टूथपेस्ट में भी यूज़ हो जाती हैं, फ्रूट जेली में भी, आइसक्रीम में भी, या फिर कॉस्मेटिक्स के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनमें। तो कमर्शियली ये बहुत ही वैल्यूएबल क्रॉप है। फिर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है सीवीड की? पहला है, जो हमारा कोस्टल पोल्यूशन होता है उसको कम करने में ये हेल्प करती है। कैसे? जो जो हमारे एक्सेस न्यूट्रिएंट होते हैं यूट्रोफिकेशन के कारण, उसको ये एब्जॉर्व कर लेती है कुछ कुछ अमाउंट में, जिसके कारण एल्गल ब्लूम नहीं होने पाता पानियों में। सिमिलरली कुछ कुछ जो हमारी सीवीड है वो हैवी मेटल्स को भी एब्जॉर्व कर लेती हैं, जिसके कारण जो हमारा वाटर है वो पोल्यूशन फ्री रहता है। फिर हमारी ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई भी करती हैं। कैसे? जैसे बहुत बड़े बड़े केल्प फॉरेस्ट हो गए, हमने लास्ट फोटो में देखा था केल्प फॉरेस्ट, जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये केल्प फॉरेस्ट है, ऐसे बहुत ऊंचे ऊंचे तक, ऊपर ऊपर तक गया होता है। यहाँ पे ये एक्चुअली प्रोवाइड करता है फिश को, हैबिटेट प्रोवाइड करता है। सिमिलरली यहाँ से फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी डिज़ोल्व हो रही है, तो उस तरीके से न्यूट्रिएंट की भी सप्लाई यहाँ पे बनी रहती है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ओशियन मैक्रो एल्गल अफॉरेस्टेशन। तो सीवीड जो हमारी होती हैं उसमें हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी आती है। क्यों? क्योंकि एकदम पानी वाली एरिया में होती हैं और शैलो वाटर में पाई जाती हैं, जिसके कारण अच्छी खासी फोटोसिंथेसिस यहाँ देखने को मिलती है। तो इसीलिए बहुत ही आइडियल हो जाती हैं ये एफॉरेस्टेशन, अगर हमें मरीन स्पेस में करनी हो उसके लिए। एफॉरेस्टेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों? क्योंकि ट्रीज़ के कंपैरिजन में सीवीड ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर कर सकती हैं। तो उस केस में होता क्या है कि अगर हम एटमॉस्फेयर से CO2 घटाना चाहते हैं, तो फॉरेस्ट के अल्टरनेट में हम ये भी कर सकते हैं कि अगर कहीं फॉरेस्ट लगाने के लैंड नहीं है अवेलेबल, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि ओशियन एफॉरेस्टेशन करें। ओशियन एफॉरेस्टेशन से मतलब है कि ऐसी स्पीशीज़ को यूज़ करें, सी वीड हो गया, सी ग्रास को हो गया, जिससे वो CO2 को एटमॉस्फेरिक को लेके अपने अंदर स्टोर कर सके। सिमिलरली जो CO2 को ये अब्जॉर्व करती है, उसी सीवीड को यूज़ करके बायोमीथेन भी बनाई जा सकती है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल। तो ये फर्टिलाइज़र के तौर पे भी यूज़ होती है एक्वा कल्चर में। सिमिलरली अगर मीथेन सिमिलरली अगर इसको सीवीड को हम काऊ फीड के तौर पे यूज़ करेंगे, तो उस केस में जो हमारी मीथेन निकलती है कैटल फार्मिंग से, उसी तरीके से जो हमारा बीच इरोजन है उसको भी हम कम करने में सीवीड का हेल्प ले सकते हैं। तो सीवीड कल्टीवेशन अगर हमारी कमर्शियल क्रॉप है, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इंडिया शुड लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू कल्टिवेट इट। तो है ना, तो पोटेंशियल क्या क्या है इंडिया में सीवीड कल्टीवेशन का, वो देख लेते हैं। तो जो इंडिया है हमारा, वो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशंस में आता है। हमारे पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है बहुत बड़ा, और हमारे पास बहुत बड़ी कोस्टल लाइंस भी है। तो अगर हमें सीवीड का कल्टीवेशन करना हो तो बहुत सारा स्पेस हमारे पास अवेलेबल है।
सिमिलरली बहुत डिफरेंट डिफरेंट सीवीड्स की वैरायटीज़ भी हमारे यहाँ से मिलती हैं, जैसे 844 सीवीड स्पीशीज़ हमें मिली हैं इंडिया से। सिमिलरली जो हमारा वेस्ट कोस्ट है, स्पेशली गुजरात का एरिया, वहाँ पे ऐसी कंडीशंस मिलती हैं जो कि बहुत आइडियल हैं सी बेस्ड इंडस्ट्री के लिए, सीवीड बेस्ड इंडस्ट्री के लिए। और कौन कौन सी प्लेस है जहाँ पे हम सीवीड कल्टीवेट कर सकते हैं? तमिलनाडु का एरिया, गल्फ ऑफ मन्नार और पलिकट वाला। गुजरात का कोस्ट हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गए, चिल्का लेक हो गया। यहाँ पे सीवीड अबंडेंट मात्रा में मिलते हैं और यहाँ की कंडीशंस यूज़ की जा सकती हैं एक्स्ट्रा कल्टीवेशन के लिए भी। अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी स्पीशीज़ कितनी जगह की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो इस एरिया में 6 स्पीशीज़ पाई जाती हैं सीवीड की, यहाँ 6, यहाँ 79, यहाँ पे 302, फिर 89, 39, 75, 152, 202। इस तरीके से अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग टाइप्स ऑफ सीवीड्स आर अवेलेबल। तो आप सबसे देख सकते हैं कि ये जो पल के स्ट्रेट वाला एरिया है, यहाँ पे सबसे डाइवर्स अमाउंट ऑफ सीवीड्स आर अवेलेबल। फिर चैलेंजेस क्या हैं सीवीड हार्वेस्टिंग के इन इंडिया? तो पहले तो इतनी अवेयरनेस नहीं है सीवीड कल्टीवेशन को लेके और उसको सेल कैसे करना है उस चीज़ को लेके। फिर लेबर शॉर्टेज हो जाती है, क्यों? क्योंकि पैडी हार्वेस्टिंग और ट्रांसप्लांटिंग के सीज़न आते हैं तो लेबर हमारी वहाँ पे चली जाती है, तो सीवीड कल्टीवेशन के लिए डेडिकेटेड लेबर नहीं मिल पाती। फिर लैक ऑफ लाइवलीहुड सिक्योरिटी है, क्यों? क्योंकि लो वेजेस मिलते हैं, फिर कभी कभी बैड वेदर के कारण भी आपकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो वो थ्रेट हमेशा बना रहता है। फिर टेक्नोलॉजी भी उतनी नहीं है टू कल्टीवेट सीवीड, या फिर है भी तो बहुत लिमिटेड एरियाज़ में है। फिर रॉ मटेरियल को लेके भी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फिर सीवीड बिजनेस कल्टीवेशन रिस्की भी है। कैसे? क्योंकि इनको डेप्थ से कल्टीवेट किया जाता है, 25 से 30 फीट की डेप्थ। तो इसके लिए मतलब आपको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, है ना, सूट चाहिए डाइविंग वाला, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट पैसे भी चाहिए। फिर अभी तक जो हमारे यहाँ सीवीड्स की वैरायटी पाई जाती हैं, हमने अभी तक सिर्फ हार्वेस्टिंग पे ध्यान दिया है, कल्टीवेशन पे नहीं दिया है। तो इससे क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ऑलरेडी जो सीवीड्स की वैरायटीज़ हमारे हमारे पास अवेलेबल है, जिससे थ्रेट आता है पूरे सर्वाइवल को। फिर अभी इंडिया में मार्केट डिमांड भी कम है, क्योंकि अभी लिमिटेड सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज़ हो रहा है या फिर फर्टिलाइज़र एजेंसीज़ में कुछ कुछ में यूज़ हो रहा है। अभी इन जनरल पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है सीवीड के बारे में, एज अ फूड भी नहीं है, या फिर और भी तरीके से जो सीवीड का यूज़ होता है, अभी उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन की कमी है, जिसके कारण डिमांड भी लोकली कम है। तो ये हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम का चैप्टर था और हमारा चैप्टर 6 यहीं पे ख़त्म हो गया। आपको ये सारे टाइप्स और इनकी अलग अलग जो टर्मिनोलॉजी है इनको याद रखना है, जैसे लोटिक सिस्टम क्या होता है, लेंटिक सिस्टम क्या होता है ना, ये सारे टर्म्स को याद रखना है, यही सब आते हैं प्रीलिम्स में। और एक बार अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो उसको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो नए वीडियोज़ आएँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।